हेलो। लेट्स चलो आप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू से जो आगे की वीडियो थोड़ी सी कट गई थी यार, मुझे ना पता नहीं चला, हम शूट करते चले गए और हम पूरा शूट कर गए, मुझे बाद में दिखा के वीडियो कट गई थी, तो दूसरी बार शूट करना पड़ रहा है। नो वरी फॉर दिस। आगे का सुनो। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहाँ तक बताया था, हम आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे थे। ठीक है, देखो हम आपको दो चीज़ के बारे में बता रहे थे। एक था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक, एक था इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक, दो चीज़ थी। एक एक आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये होती क्या चीज़ है, सुनो। मैंने आपको बोला कि एक सिस्टम में जैसे थोड़ा सा ना डेफिनेशन लिखते हैं, आपको अपने आप क्लियर होगा। देखो, इसके इसके लिए अगर मैं एक बहुत नॉर्मल सा बात बोलूँ तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये होता है हमारा, नॉर्मल लैंग्वेज में मैं अगर तुमको समझाऊँ तो इसके लिए अगर मैं तुम्हें बोलूँ डायरेक्टली कि इस प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सिस्टम, ठीक, इसके लिए अगर मैं बोलूँ तो ये होता है प्रॉपर्टी is not directly proportional to size of system। अच्छा, सिस्टम की मैंने बात करी तो सिस्टम के लिए मैंने आपको क्लास के फर्स्ट ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम सिस्टम किसको बोल रहे हैं। हम सिस्टम की बात करें तो मेरा सिस्टम मतलब क्या है, ठीक है, वो आप समझ रहे हो। प्रॉपर्टी मतलब क्या है, जैसे कि आपका जो किसी भी सिस्टम के बारे में जब आप निकालते हो ना तो उसका एवरेज एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम्स, ये सब जो चीज़ें होती है ना उसको हम यहाँ पे एज ए प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं उस सिस्टम का, ठीक। अच्छा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ये वो प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की जिसमें अगर वो प्रॉपर्टी अगर हम इंक्रीज करें तो सिस्टम के साइज भी इंक्रीज करता है। जैसे अगर यहाँ पे कोई एक सिस्टम मैं लूँ और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे n है, ठीक, अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल को इंक्रीज कर लूँ, अगर मैं यहाँ पे n स्क्वायर कर लूँ, मैंने पार्टिकल को इंक्रीज कर दिया, तो मेरे पार्टिकल के इंक्रीज करने से क्या ये सिस्टम बड़ा हुआ, क्या इस सिस्टम का साइज बड़ा हुआ, हुआ ना। सेम चीज है अगर हम, जैसे इसका मतलब ये जो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल है वो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ, क्योंकि हमको इसको बढ़ाने से हमारे सिस्टम का साइज इंक्रीज हुआ, तो ये हमारा हुआ एक तरीके से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे भी अगर मैं एक सिस्टम लूँ, ठीक है, इस सिस्टम में मान लो कोई प्रेशर है, ठीक है, कोई प्रेशर है P से, इसको अगर मैं डिफाइन करूँ, अगर मैं इस प्रेशर को इंक्रीज कर दूँ, अगर किसी सिस्टम जो क्लोजली पैक्ड है, अगर इस सिस्टम में इसके थिक वॉल्स होंगे, यहाँ पे थिक वॉल्स होंगे और इसके में कोई एक प्रेशर है P, अब इसका अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूं तो क्या इसके इंक्रीज करने से सिस्टम के साइज में फर्क पड़ेगा, सिस्टम के साइज में तो फर्क पड़ेगा नहीं, सिस्टम जितना बड़ा है वो तो नहीं बड़ा रहेगा, बट ये हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक। जस्ट लाइक, फिर से सुनो मेरी बात, जिस प्रॉपर्टी के इंक्रीज या डिक्रीज करने से सिस्टम के साइज पे असर पड़ता है उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और जिस प्रॉपर्टी के इंक्रीज या डिक्रीज करने से सिस्टम के साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज में वो सारी चीजें आते हैं। एज लाइक एग्जाम्पल अगर आपको मैं बोलूँ तो साइज ऑफ सिस्टम इंडिपेंडेंट होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, नहीं, अगर मैं आपको बोलूँ जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल n, n आपका क्या था जो आपको मैंने पीछे डिफाइन करा था, एक n अपॉन v, ठीक,
ये हमेशा एक फाइनाइट टर्म होना चाहिए, किसी भी सिस्टम के वैलिड होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक, इस पे असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये आपकी होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक। और देखो प्रेशर, प्रेशर के लिए अभी आपको मैंने बताया इसके इंक्रीज या डिक्रीज करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो टेम्परेचर सेम है, इसके लिए देखो, इसके लिए अगर मैं इसके लिए बात करूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम, गैस फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंट्रोपी पे भी तो असर पड़ता है, ठीक है। इस सिस्टम की एनर्जी जो मेन एनर्जी होगी, ठीक, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ये सब पे इफेक्ट पड़ेगा, ये सब पे इफेक्ट पड़ेगा। ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके कहलाते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में, ठीक। आपको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हुआ। क्वेश्चन आते हैं इससे गेट में भी क्वेश्चन और इवन जस्ट में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। डायरेक्ट कुछ लिख देता है या और पूछता है कि इसमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी या फिर इसमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी। इसीलिए बिना किसी लंबे चौड़े डेफिनेशन के नॉर्मल भाषा में मैंने बोला है, जिस प्रॉपर्टी के इंक्रीज या डिक्रीज करने से सिस्टम के साइज पे इफेक्ट पड़ता है वो एक्सटेंसिव होती है, जिससे सिस्टम के साइज पे इफेक्ट नहीं पड़ता है वो इंट्रिंसिक होती है। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, एज यूजुअल चलते चलो बस, ठीक, ये चीज होगी। अच्छा अब एक और बात सुनो, इसके बाद जब तुमने सिस्टम की प्रॉपर्टी पढ़ ली है, तुमको मैंने दो चीज पढ़ाई थी, एक मैंने तुम लोग को पढ़ाया था मैक्रो स्टेट, एक मैंने तुम लोग को पढ़ाया था माइक्रो स्टेट, ठीक। अच्छा मैक्रो स्टेट क्या होता है, अभी हम वर्डिंग्स ही पढ़ रहे हैं, अभी तक हम मेन स्टैट्स पे गए नहीं हैं, अभी तक हम उसके वर्डिंग्स को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। देखो मैक्रो स्टेट क्या होता है, मान लो कोई तुम्हारा सिस्टम है, ठीक, अब मुझे इस सिस्टम की स्टडी करनी है, इस सिस्टम की स्टडी करने के लिए मान लो ये बड़ा सिस्टम है, ठीक है। अब हमने इसको कुछ पार्ट में तोड़ दिया, जैसे कि मान लो सपोज दैट तुम्हारे पास एक क्लास है, ठीक, मैंने कोई क्लास लिया, ये है एक क्लास, ठीक। अब मुझे इसमें पूरा एनालाइज करना है, तो एनालाइज करने के लिए यहाँ पे टोटल मान लो क्या मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे टोटल कितने, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर देते हैं एक ग्रुप को, ठीक, अगर मैंने ग्रुप डिवाइड किया, लेट अस सपोज यहाँ पे 5 बच्चों का ग्रुप मैंने बनाया, ठीक, यहाँ पे मैंने 7 बच्चों का ग्रुप बनाया, यहाँ पे मैंने 15 बच्चों का ग्रुप बनाया, यहाँ पे मान लो मैंने 2 बच्चों का ग्रुप बनाया, ठीक। फिर से सुनो, एक एग्जांपल लेते हैं तुम लोग को समझाने के लिए। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास के बारे में मुझे कंप्लीट एनालिसिस करना है, उस क्लास के बच्चों के बारे में मुझे कंप्लीट एनालिसिस करना है। अब कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए मैंने क्या करा, उस क्लास को मैं कुछ 4 पार्ट में तोड़ दिया, मैंने 4 अलग अलग ग्रुप्स बनाए उस सेम क्लास के, ठीक। अच्छा तो ये जो आपका क्लास है ना, ये कहलाया सिस्टम, क्योंकि ये सबको कंटेन कर रहा है ना, तो ये कहलाया सिस्टम। इसके जो मैंने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए थे, ये ग्रुप कहलाया मैक्रो स्टेट, ठीक। अच्छा अब सुनो, यहाँ पे अगर मैं इसको लूं, इस छोटे से पार्ट में 7 बच्चे हैं, ठीक, इस मैक्रो स्टेट में 7 बच्चे हैं। अब अगर मैं इसको भी तोड़ूं, क्योंकि भाई मुझे तो कंप्लीट स्टडी करनी है, तो अगर मैं इसको भी तोड़ूं तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 7 छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, 7, ठीक। यहाँ मैंने 7 छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, जिसमें से कि मैंने सब में एक एक बच्चे रखे हैं, ठीक, सब में मैंने एक एक बच्चे रखे हैं। अब
फिर मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने एक क्लास लिया था, उसमें मैंने कुछ ग्रुप डिवाइड करे बच्चों को लेकर के। वो क्लास हमारा क्या होगा, सिस्टम। जो मैंने ग्रुप बनाया है इस सिस्टम को तोड़ करके वो एक बड़ा ग्रुप हो गया मैक्रो स्टेट। उस मैक्रो स्टेट को मैंने अगर उठाया, उसमें इतने सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं और ये छोटे स्टेट्स आपके कहलाते हैं माइक्रो स्टेट। ये छोटे छोटे स्टेट्स आपके कहलाते हैं क्या, माइक्रो स्टेट। ठीक, अच्छा, अगर मैं एक नॉर्मल भाषा में बोलूं तो एक डेफिनेशन इसकी नॉर्मल तरीके से लिखो कि मैक्रो स्टेट क्या होता है। मैक्रो मतलब माइक्रो स्टेट इज डिफाइंड बाय डिफरेंट टाइप्स, माइक्रो स्टेट इज डिफाइंड बाय डिफरेंट कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। किसी भी एक मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंट टाइप के आपके माइक्रो स्टेट्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी एक बात आती है, इसमें एक बात ये आती है कि एक जैसे मान लो तुम्हें इसमें से सब, यहाँ पे देखो एक ग्रुप मैंने लिया जिसमें से कि 7 था, तो 7 अलग अलग माइक्रो स्टेट्स बने। ठीक, अगर मैं इसको लूँ तो ये यहाँ पे 15 का ग्रुप है। ठीक, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 15 छोटे 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 माइक्रो स्टेट्स बनेंगे। फिर से सुनो, देखो मैंने एक मैक्रो स्टेट लिया, उसके करस्पॉन्डिंग छोटे छोटे 7 माइक्रो स्टेट्स बने, तो यहाँ पे 15 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने 15 माइक्रो स्टेट्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे 15 माइक्रो स्टेट्स बनेंगे। इसका मतलब जब आप उस सिस्टम का जजमेंट करोगे, उस सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, तो आप सारे सिस्टम से हो करके क्रॉस करोगे ना, आप सारे सिस्टम से हो करके क्रॉस करोगे ना। अगर आप इस पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो तो आप इन सारे सिस्टम से हो करके क्रॉस करोगे ना, आप इन सारे सिस्टम्स को पढ़ के क्रॉस करोगे ना। सेम चीज है, अगर यहाँ पे भी इस सिस्टम के बारे में आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप सबको क्रॉस करोगे ना। ठीक, अच्छा, अब अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं तो ये कहा जाता है कि मैक्रो स्टेट्स में से अगर मैं आपको बोलूं कि मोस्ट प्रोबेबल माइक्रो स्टेट क्या है, मोस्ट प्रोबेबल माइक्रो स्टेट क्या है। मोस्ट प्रोबेबल मतलब होता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम हम रुके, या फिर एक तरीके से थर्मोडायनेमिक के लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है। अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा आप कहाँ पे रुके, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 15, इसका मतलब सबसे ज़्यादा समय इसमें लगा, सबसे ज़्यादा टाइम आप इस मैक्रो स्टेट में रुके। इसका मतलब ये, इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, इसको हम एज ए इक्विलिब्रियम स्टेट कंसिडर कर सकते हैं। अब क्योंकि हम इसको एज ए इक्विलिब्रियम स्टेट कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिविजन्स हैं। जब इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, इसका मतलब यही मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट है। ठीक, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट मतलब क्या है, सेम चीज है जैसे कि जिस सिस्टम को आपको एनालाइज करने में ज़्यादा समय लगे। आप मुझे बताओ, आपके पास कुछ अगर हो, किस चीज़ को आपने 5 मिनट में जज कर दिया, ठीक, और किसी चीज़ जैसे सपोज करो जो पेपर आपको मिलता है एग्ज़ाम टाइम में, वहाँ पे आपको 3 घंटे का समय मिलता है। ठीक, अब 3 घंटे में आपको पास बहुत प्रेशर होता है कि मुझे ये भी क्वेश्चन करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, छूट न जाए, टाइम मैनेजमेंट, तो डर, तो ये तो वो, बहुत चीज़ें होती हैं आपके पास। ठीक, उसी पेपर को अगर मैं आपको आराम से करने को दे दूँ कि जा बेटे तेरे पास टोटल 12 घंटे हैं, जा कर अपने हिसाब से पेपर, तो आप 12 घंटे के लिए में जब उस पेपर को करोगे तो आप बहुत आराम से चलोगे वहाँ पे। ठीक, उसके सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे पढ़ोगे और फिर धीरे धीरे सॉल्व करते करते जाओगे। इसका मतलब सबसे ज़्यादा समय आपको कहाँ लगा, 12 घंटे वाले में, है ना। सबसे अच्छे तरीके से आपने उस पूरे पेपर को कब पढ़ा, 12 घंटे वाले समय में। तो आपका जो मोस्ट प्रोबेबल टाइम होगा वो क्या होगा,
12 घंटे वाला। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। सिस्टम को पढ़ने के लिए हम इतने सिस्टम से हो करके गुजर रहे हैं, ठीक। जब हम इतने सिस्टम से जब हम इतने सिस्टम से गुजर रहे हैं, इसका मतलब सबसे ज़्यादा समय हमें कहाँ लगेगा, इस वाले क्लास में, इस वाले मैक्रो स्टेट को क्रॉस करने में, ठीक है। जब इस मैक्रो स्टेट को क्रॉस करने में सबसे ज़्यादा समय लगेगा तो यही तो मोस्ट प्रोबेबल कहलाएगा, मोस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, जब ये मोस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगा तो इसका जो वोमेगा होता है, वोमेगा क्या है, अभी आप आगे पढ़ोगे, आपको एंट्रोपी लिखी जाती है ना, S इज इक्वल टू के लॉग वोमेगा लिखी जाती है ना। ये आपका क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। वोमेगा आपका होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, ठीक, किसी पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट का। अब मुझे बताओ, इसका ये 5 है, ये 7 है, ये 2 है, ये 15 है, तो सबसे ज्यादा माइक्रो स्टेट किस में, किस मैक्रो स्टेट में होगा। यहाँ पे 4 मैक्रो स्टेट्स हैं और यहाँ पे सबसे ज्यादा माइक्रो स्टेट किस मैक्रो स्टेट की करस्पॉन्डिंग में होगा, इसके वाले होगा, है ना। इसके वाले, इसमें सबसे ज्यादा माइक्रो स्टेट्स होंगे इस मैक्रो स्टेट में, ठीक। जब इसमें सबसे ज्यादा माइक्रो स्टेट्स होंगे, इसका मतलब इसका वोमेगा सबसे ज्यादा होगा। वोमेगा मतलब नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, इसका मतलब इसका वोमेगा सबसे ज्यादा होगा। जब इसका वोमेगा सबसे ज्यादा होगा तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूं, S इज इक्वल टू के ln वोमेगा है, ठीक। अगर मैं ये बोलूं S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोमेगा, गलत तो नहीं है। अगर ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इंक्रीज कर रहा है तो क्या उसकी एंट्रोपी इंक्रीज नहीं करेगी, करेगी ना। इसका मतलब जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट होता है उसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। इस बात को कहीं ना कहीं नोट करके चलना बच्चे। जिस भी मैक्रो स्टेट का माइक्रो स्टेट सबसे ज्यादा होता है वो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट होता है, और जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट होता है उसकी एंट्रोपी हमेशा मैक्सिमम होती है, उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, ठीक। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब सुनो, जब इसकी एंट्रोपी मैक्सिमम होगी, आपने बचपन में एक एंट्रोपी का डेफिनेशन पढ़ा होगा। एंट्रोपी का मतलब होता है मोस्ट डिसऑर्डर्ड स्टेट। एंट्रोपी का मतलब होता है मोस्ट डिसऑर्डर्ड स्टेट। मोस्ट डिसऑर्डर्ड मतलब मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे तो आप 2 में ही क्रॉस करके रुक जाओगे, यहाँ पे 5 में क्रॉस करके रुक जाओगे, बट यहाँ तो सबसे ज्यादा आप क्रॉस किए ना, सबसे ज्यादा बार आप यहाँ से फिर वहां कूदे, फिर वहां पे, फिर वहां पे, फिर उस वाले सिस्टम पे गए, आप यहाँ पे गए ना। इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा बार आपने अपना फेस चेंज करा, आप यहाँ से वहां गए, फिर वहां से वहां गए, फिर वहां से वहां गए। इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस ऑर्डरनेस हुई, ठीक। जब यहाँ पे सबसे ज्यादा डिसऑर्डरनेस हुई तो ये मोस्ट डिसऑर्डर्ड स्टेट कहा जाता है, इसीलिए एंट्रोपी हमेशा मोस्ट डिसऑर्डर्ड स्टेट कही जाती है। अच्छा, जब यहाँ पे हम एंट्रोपी की बात कर रहे हैं तो एक चीज मुझे और बताओ, थर्मोडायनेमिक का जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ के हिसाब से थर्ड लॉ में कही जाती है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स शुड बी जीरो एट, जो आपका, लेट मी क्लीन, जो आपने थर्ड लॉ पढ़ी होगी थर्मोडायनेमिक में, या आपने 11th-12th में ही याद आता है वो तो समथिंग, जो सुनो, जो थर्ड लॉ होता है ऑफ थर्मोडायनेमिक, वो क्या होता है, वो होता है एट 0 केल्विन टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स शुड बी जीरो।
समथिंग 10th 11th में ही आ जाता है ये। जब इसका ये लिखा होता है थर्मोडायनेमिक लॉ थर्ड के हिसाब से, एट 0 केल्विन टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स शुड बी 0। इसका मतलब आपका जो S इज इक्वल टू के एल एन ओमेगा होता है, ठीक, एट 0 केल्विन टेम्परेचर। इसका मतलब यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता है। ये क्या फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता है? हाँ, जब इस फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो यहाँ पे सब कुछ तो फ्रीज हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक, इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, ठीक है, रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। अगर इसको मैं उठा करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दूँ तो इसका जो भी मॉलिक्यूल है वो फ्रीज होकर के एक जगह पे नहीं आ जाएगा, बिल्कुल स्टेबल नहीं हो जाएगा। जब ये स्टेबल हो जाएगा तो यहाँ पे बिल्कुल ये हो जाएगा नीचे, सेटल डाउन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे तो जैसे देखो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होंगे, कई माइक्रो स्टेट होंगे, क्योंकि वो यहाँ पे भाग रहा है तो यहाँ पे एक अलग माइक्रो स्टेट होगा, यहाँ पर तो यहाँ पे एक अलग माइक्रो स्टेट होगा, यहाँ पे एक अलग होगा, यहाँ पे एक अलग माइक्रो स्टेट होगा, यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स है। मगर यहाँ पे तो पूरा का पूरा वो फ्रीज हो गया। इसका मतलब यहाँ पे पूरा माइक्रो स्टेट आपका कितना बन गया? 1। यहाँ पर सिर्फ 1 माइक्रो स्टेट बना। इसका मतलब अगर इसके लिए मैं बात करूँ एस इक्वल टू के एल एन, वो मेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। और भैया मेरे log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इसीलिए कही जाती है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स एट 0 केल्विन टेम्परेचर ऑलवेज 0 होता है। समझ रहे हो आप लोग क्या बताने की हम कोशिश कर रहे हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में लेकर के चलो अच्छे तरीके से कि क्या है ये क्या नहीं है। अच्छा, अब एक बात सुनो, जब इसकी बात हो ही रही है एंट्रोपी वगैरह की, तो फिर हम आपको एक और चीज़ बताते हैं। एक और चीज़ जैसे वैसे तो अभी आपको नीड नहीं है जानने की, बट फिर भी आप जानो। क्या था मेरे पास, एक मिनट रुको। हाँ, ये टॉपिक है। एक आप जानो फेज स्पेस, कि फेज स्पेस क्या होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। इवन मतलब नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट गेट में पूछ लेते हैं ये। देखो फेज स्पेस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हैशटैग के साथ लेके चलो, थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट है। अब आपका फेज स्पेस क्या होता है, वी कैन जैसे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये आपका ना P एंड Q स्पेस होता है, जिसमें से कि P आपका पोजीशन, Q आपका मोमेंटम होता है। और इसको अगर हम नॉर्मल वे में कहें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस is known as phase space। मतलब आपके पास अगर कोई भी ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ में मान लो ये x y z, ये कोई आपको ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है। अब आपको इस पार्टिकल के बारे में बताना है। इस पार्टिकल का जो पोजीशन और मोमेंटम आप डिफाइन करोगे ना, उसको कहा जाता है फेज स्पेस। देखो इस पार्टिकल का जो भी आप पोजीशन और मोमेंटम डिफाइन करोगे, पोजीशन आप डिफाइन करोगे P से, मोमेंटम डिफाइन करोगे Q से, इसी स्पेस को कहा जाता है फेज स्पेस। ये किसका होगा? पोजीशन और मोमेंटम आप निकाल रहे हो तो ये किसके लिए होगा? बेसिकली ये होता है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए। बेसिकली ये होता है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए, ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक, अच्छा, ये भी 2 टाइप का होता है। फेज स्पेस आपका 2 टाइप में डिवाइड होता है। देखो
फेज स्पेस आपका दो टाइप में डिवाइड होता है, एक कहा जाता है म्यू स्पेस, एक कहा जाता है गामा स्पेस। ठीक, एक होता है आपका म्यू स्पेस, एक होता है गामा स्पेस। जब आप एक सिंगल पार्टिकल के लिए डिफाइन करते हो, सिंगल पार्टिकल के लिए जब आप कोई फेज स्पेस बना करके किसी सिंगल पार्टिकल के लिए डिफाइन करते हो ना, तो वो आपका कहलाता है म्यू स्पेस। ठीक है, अगर आप n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए डिफाइन करते हो कोई भी फेज स्पेस, तो वो कहलाता है अंडर गामा स्पेस। नंबर पार्टिकल के लिए अगर आप n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए बनाते हो तो वो कहलाता है आपका गामा स्पेस। ठीक, मेरी बात फिर से सुनो। फेज स्पेस जो हम डिफाइन करते हैं, फेज स्पेस किसको कहा जाता है? किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ में किसी भी पार्टिकल का जहां पर भी आप उसका पोजीशन और मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं, उसके उस पोजीशन और मोमेंटम स्पेस को हम कहते हैं फेज स्पेस। फेज स्पेस दो तरीके से बोला जाता है, एक म्यू स्पेस, एक गामा स्पेस। अगर किसी एक नॉर्मल ग्राफ में, अगर किसी एक नॉर्मल स्पेस में आपने किसी सिंगल पार्टिकल के बारे में डिफाइन करा है उसको, तो उसको हम म्यू स्पेस कहते हैं। और अगर वहाँ पर आपने कई नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए वो स्पेस डिफाइन किया है तो उसको हम कहते हैं गामा स्पेस। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक, अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि देखो, अगर आपको दिया गया है पार्टिकल, जैसे 3D 2D 1D की बात करते हैं, 1D 3D 2D में कैसे बात करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपका राइट नाउ देखो, गामा स्पेस का अगर हम डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन वगैरह ही में पूछता है बेसिकली। ठीक है, अगर हम इसका डायमेंशन निकालते हैं तो n इंटू म्यू स्पेस का डायमेंशन, देखो गामा स्पेस, गामा का क्या मतलब है? जहाँ पे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में निकालते हैं, और म्यू का क्या है? जहाँ पे हम सिंगल पार्टिकल के बारे में डिफाइन करते हैं। तो किसी एक सिंगल पार्टिकल का डायमेंशन निकाल करके अगर हम n नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारा डायमेंशन गामा का नहीं निकल आएगा? है, सेम तरीके से ये होता है। अगर मैं एक नॉर्मल बात करूँ तुमसे कि लेट अस सपोज कि इफ वी हैव 10 monoatomic in a container, let us suppose we have 10 monoatomic molecules in monoatomic atom in a container। ठीक, हमारे पास कोई 10 मोनोएटॉमिक एक कंटेनर है इन वॉल्यूम V, in volume V. Let us suppose that we have any 10 monoatomic atoms in a container of volume V. Then what is the dimension of gamma space? Then what is dimension of gamma space? हमें गामा स्पेस के लिए निकालने के लिए क्या था? गामा स्पेस का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हमें गामा स्पेस के डायमेंशन निकालने के लिए मैंने क्या करा था? n इंटू नंबर ऑफ n इंटू n मल्टीप्लाई बाय म्यू स्पेस। ठीक, अगर इसका देखो तो इसका क्या होगा? n मल्टीप्लाई बाय म्यू स्पेस, ऐसे तो निकलेगा। गामा स्पेस कैसे निकलेगा? n मल्टीप्लाई बाय म्यू स्पेस। ठीक, अच्छा, जो n मल्टीप्लाई बाय म्यू स्पेस है, इसका मतलब यहाँ पर देखो, क्योंकि ये मोनोएटॉमिक है, अरे मैंने एक चीज छोड़ दी यहाँ पे आपको दिया जाएगा कि कितने डायमेंशन में वो है। यहाँ पे हम 2D ले लेते हैं, यहाँ पे 3D या वगैरह भी बात कर सकते हैं, बट यहाँ पे ना आपको डिग्री दी हुई होगी कि किस डिग्री में हम बात कर रहे हैं, या तो हम 2D में, 1D में या 3D में बात कर रहे हैं। लेट अस सपोज कि यहाँ पर 2D की बात हो रही है। ठीक, तो आप म्यू स्पेस कैसे निकालोगे? म्यू स्पेस आपको कैसे निकलेगा? 2f n मल्टीप्लाई बाई 2f। ठीक,
अच्छा, अब एफ क्या है? एफ आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ, ठीक। अच्छा, अब उस डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पर एफ क्या होना चाहिए? ध्यान से सोचो एक मिनट। अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपका एफ क्या होना चाहिए? यहाँ पे आपका एफ होना चाहिए 3। अब आपका एफ 3 क्यों होना चाहिए? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपका है एफ, यहाँ पे होना चाहिए 3। अभी 3 इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पे मोनो एटॉमिक एटम की बात कर रहे हो। एटम्स आपके 3 डायमेंशंस में पॉसिबल होते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, n मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है ना, दैट इज n आपका 10 यहाँ पे गिवन ही है, ठीक। 10 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज 60। फ्री स्पेस आपका इस तरीके से निकल करके आएगा। अच्छा, इसका भी एक समराइज फॉर्म होता है। समराइज फॉर्म मतलब जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, 2D का अलग, 1D का अलग और 3D का अलग, ठीक है। हम एक ग्राफ मतलब एक टेबल बना लेते हैं जिससे आप लोग को ना आसानी होगी रखने में चीज़ों को। देखो, अगर मैं यहाँ पे टेबल बनाऊँ, यहाँ पे हम बात करते हैं तुम्हारे 3D की, यहाँ बात करते हैं 2D की, यहाँ पे बात करते हैं तुम्हारे 1D की, ठीक। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए यहाँ पे अगर आप डायमेंशन ऑफ स्पेस निकालने की बात करोगे तो डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस, क्योंकि गामा स्पेस तो अपने आप निकल आएगा ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से आप मल्टीप्लाई करोगे, म्यू स्पेस को जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहाँ पे दिए होंगे उसको आप म्यू स्पेस से मल्टीप्लाई करोगे तो गामा स्पेस तो अपने आप ही निकल आएगा, ठीक। दिक्कत कहाँ है? म्यू स्पेस को निकालने में, ठीक है। अच्छा, अब म्यू स्पेस को निकालने में अगर हम 3D की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये फॉर्मूला होता है 2f का, जिसमें से कि f आपका क्या होता है, f आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। f निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये होता है dn माइनस के। इसमें से कि d क्या होता है? आपका डायमेंशन होता है, ठीक। dn माइनस के। अच्छा, अब dn माइनस के यहाँ पे दिया हुआ है तो dn माइनस के में यहाँ पे रखो, तुम्हारा डायमेंशन क्या है? 3 इंटू 2 माइनस के क्या है? रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन। और n आपका होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 3D की बात करूँ तो मान लो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, ठीक। यहाँ पे मान लो एक हमारा मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, ठीक। अब इस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रायंगल की बात कर लूँ, ठीक है। देखो, अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ की, या फिर हम बात कर लेते हैं एक लीनियर डायटोमिक की, ये भी ट्राइटोमिक है बट इसको यार इसको तो 1D में कंसीडर करना चाहिए ना, क्या दिक्कत हो रही में से? अरे यार, सी 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 एन क्या है आपका? सुनो, देखो पहले लिख लो, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो, हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, डी क्या है आपका? डायमेंशन, ठीक। के क्या है? रिस्ट्रिक्शन, ठीक। और आपका एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब देखो, अगर हम 3D के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैं मान लो ट्रायंगल ले लूँ, ठीक। 3D की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसकी बात करें हम, F इज इक्वल टू डी क्या होगा यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे 3D की बात हो रही है। N मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें है वो आपके हैं 1 2 3, मतलब यहाँ पे 3 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, माइनस के मतलब नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कितने हैं राइट नाउ? देखो, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे कितने होंगे?
हिसाब से यहाँ पे ऐसे मत लेके चलो, क्योंकि जब तुम्हें वहाँ पे पार्टिकल देगा ना तो तुम्हें वहाँ पार्टिकल में खुद क्लियर करेगा कि क्या है क्या नहीं। वहाँ पे जब आपको कोई भी सिस्टम देगा तो वो सिस्टम आपको एक बड़ा सिस्टम देगा, वहाँ पे ऐसा ऐसा ट्रायंगल टाइप्स नहीं देगा सिस्टम। इसलिए आई थिंक इसको लेके चलना नहीं चाहिए। सुनो मेरी बात ध्यान से, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, फॉर सॉरी फॉर दिस। देखो, अगर हमको डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला होता है उसका 2f। 2f में से f आपका f क्या होता है, dn माइनस के, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला होता है dn माइनस के, जिसमें से कि d आपका डायमेंशन होता है, n आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, k आपका होता है रिस्ट्रिक्शंस। अब देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि हम 3D की बात कर रहे हैं तो 3D में 2 पार्टिकल में तो 3D बनेगा नहीं, है ना, कम से कम उसके लिए 3 पार्टिकल चाहिए 3D बनाने के लिए पिक्चर को। ठीक, तो हम यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का d एंड माइनस k हम हमेशा लेते हैं 1। ठीक, हम हमेशा k लेते हैं 1। ये क्यों लेते हैं, इस पे भी डेरिवेशन तो है इनका। वैसे एक नॉर्मल वे में अगर आपको अगर एक नॉर्मल वे में मैं आपको बताऊं तो जो आपका सिस्टम होता है ना, उसमें आपका पार्टिकल बेसिकली अनबाउंड होता है, वहाँ पे बाउंड नहीं होता है, क्योंकि वो यहाँ वहाँ वो आपका सिस्टम में पार्टिकल मूव कर रहा होता है। मगर उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो सिस्टम के बाहर नहीं जा सकता। वो जब भी रहेगा सिस्टम के अंदर ही रहेगा, सिस्टम के बाहर नहीं जा सकता। उसके पास सिर्फ एक होता है रिस्ट्रिक्शन, इसलिए हम हमेशा k की वैल्यू 1 लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आपका f जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो यहाँ पे डायमेंशन का कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 10। ठीक, अच्छा यही मैंने पीछे निकाला था अभी। अब देखो 2D की बात करूँ, यहाँ पे भी सेम लगता है फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस इज इक्वल टू 2f। अब यहाँ पे इसका एट डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज dn माइनस के, यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर 2D है तो नंबर ऑफ पार्टिकल एटलीस्ट तो 2 होंगे ना, एटलीस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल तो 2 होंगे ना, और रिस्ट्रिक्शन एज इट इज 1 दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3। इसको अगर मैं देखूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 6 हो जाएगा इसका म्यू स्पेस। ठीक, 1D में आओ, 1D में भी सेम डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस इज इक्वल टू 2f है। ठीक, अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए यहाँ पे भी dn माइनस के होगा। ठीक है, यहाँ पे d क्या है, डायमेंशन है 1 मल्टीप्लाई बाई, अगर 1D में कोई पार्टिकल वहाँ पे रखा है, ध्यान सुनो, कोई अगर पार्टिकल 1D में रखा है तो एटलीस्ट वहाँ 1 पार्टिकल तो होगा। ठीक, 1 माइनस के रिस्ट्रिक्शन दैट इज 1, दैट इज यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या हो जाता है, एक मिनट dn माइनस के है ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 डायमेंशन में नहीं, सुनो, 1 डायमेंशन में एटलीस्ट 1 पार्टिकल कैसे होगा, यहाँ पे 1D की बात हो रही है ना, तो 1 डायमेंशन में एटलीस्ट तो 2 पार्टिकल होगा ना। अगर हम सिर्फ एक पार्टिकल रखेंगे तो इससे हम डायमेंशन कैसे बताएंगे, है यही एक लॉस है यार, इसमें वीडियो में पढ़ाने का ना यही एक लॉस है। अब तक कोई ना कोई बच्चा तो हमें टोक ही दिया होगा कि मैम ऐसे कैसे चल रहा है, खुद ही अपनी गलती समझ में आती है। देखो यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ एक पार्टिकल है, इस एक पार्टिकल से हम कैसे समझेंगे उसका डायमेंशन, कम से कम यहाँ पे 2 पार्टिकल्स होना चाहिए ना 1D को समझाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे 2 पार्टिकल्स होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2। अब ठीक हुआ, 2 1 या 2 माइनस 1 दैट इज 1। ठीक, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकला, ठीक है, ये आपका आ जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको आप कह सकते हो, ये आपका है, मैंने पार्टिकल जो लिया है यहाँ पे
मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन करा है, यहाँ पे मैंने लिया है 2 दैट इज यस, मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन करा है ये डाई एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 3D बनाने के लिए एटलीस्ट हमें कितने पार्टिकल चाहिए, 3 पार्टिकल्स चाहिए, ठीक। 2D बनाने के लिए एटलीस्ट तुम्हें कितने पार्टिकल चाहिए, ठीक। 1D बनाने के लिए भी तुम्हें कितने पार्टिकल चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूँ, ठीक, जैसे सेम चीज में अगर पूरा ही रफ कर देते हैं यार, चलो तुम ये खुश रहो, हटो। देखो अभी अगर मैं यहाँ पे ट्राई एटॉमिक की बात करूँ, ट्राई एटॉमिक की बात करूँ, अगर मैं ट्राई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल की बात करूँ, ट्राइएटॉमिक, अगर मैं ट्राइएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल की बात करूं यहाँ पे, तो कैसे, जैसे, ठीक, ट्राइएटॉमिक लीनियर हो गया मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 3D, यहाँ पे 2D, यहाँ पे 1D, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, 2F होता है, ठीक है। तो Dn माइनस के मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं आपके, 3 माइनस के क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे कितने रिस्ट्रिक्शन है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 6 माइनस 2 दैट इज 4, मतलब ये हो गया 2 इंटू 4 दैट इज 8, ठीक है। ये हो गया डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस का। अब देखो यहाँ पे वो डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस कितना होता है, 2f होता है, फॉर्मूला क्या होता है f का, dn माइनस के, ठीक है। इसका मतलब डायमेंशन 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 3 माइनस रिस्ट्रिक्शन कितना है यहाँ पे 2, मतलब ठीक है। मैंने कुछ गलत, अरे यार ये तो 3 से 9 होगा ना, 9 माइनस 2, ये ठीक है, 9 माइनस 2 दैट इज 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 14, ठीक है। अच्छा और इसमें आओ, देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2f हो गया डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस, ठीक है। उसके बाद f क्या हो गया, dn माइनस के, ठीक। अब d क्या है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम था, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन 2 दैट इज 3 माइनस 2 दैट इज 1, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2, ये हो गया डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस। इसी के लिए मैं अगर बात करूं यहाँ पर अगर मैं बात करूं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स की, अगर मैं बात करूं ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की, अगर मैं यहाँ बात करूँ ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के बारे में बात करूँ, इसका मतलब यहाँ पे लीनियर मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। ये तो नॉन लीनियर है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो 3D की, 2D की, यहाँ पे 1D की, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम चीज 2f, ठीक है, dn माइनस के, f इज इक्वल टू, ठीक, जिसमें से कि क्या आ जाएगा तुम्हारा d क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल 1 2 3 माइनस रिस्ट्रिक्शंस 1 2 3, 3 रिस्ट्रिक्शंस है आपके पास। इसका मतलब यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी 3 हो गई, यहाँ पे आया 3, 6 इज 9 माइनस 3 दैट इज 6, इसका मतलब यहाँ पे 12, ठीक है। गलत तो नहीं करा मैंने, नहीं आपकी बात तो सही है। यहाँ पे देखो डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस 2f, इसका मतलब f क्या हुआ dn माइनस के, मतलब डायमेंशन क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3, रिस्ट्रिक्शंस कितने हैं आपके 3 दैट इज 6 माइनस 3 दैट इज 3, ये आपका हो जाएगा
ठीक, इधर देखो 2f है डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस, f क्या है dn माइनस के। रट गया भाई, मेरे को तो रट गया, तुम लोग भी रट जाओ इस चीज को, पढ़ते पढ़ते तो याद हो ही जाएगा। देखो डायमेंशन कितना 1, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 माइनस के, रिस्ट्रिक्शन आपका हुआ 3, दैट इज 3 माइनस 3, हाँ इसमें 0। 1D में आपका म्यू स्पेस होता है 0, क्योंकि 1 डायमेंशन को में आप उस चीज को कैलकुलेट सही तरीके से नहीं कर सकते, तो 1 डायमेंशन में ये ऑलवेज 0 होता है, ऑलवेज 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज 0। ठीक, अच्छा अब मेरी बात सुनो। अब आप बोलोगे कि मैम ये सब आप यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो, ये सब में इतना सरदर्द क्यों कर रहे हो। देखो CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर गेट में इसके क्वेश्चंस आते हैं। जब आप गेट का प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे ना, तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो आप खुद देखोगे आपको इस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे आपको। इसीलिए ये वाला जो फॉर्मूला है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और जो हम यहाँ पे म्यू स्पेस की बात करते हैं ना 2f, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे इतना सरदर्द कर रहे हैं और आपको म्यू स्पेस निकालना बता रहे हैं। अगर म्यू स्पेस निकला है तो गामा स्पेस तो अपने आप निकल जाएगा ना। म्यू स्पेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने पार्टिकल वहाँ पे दिए होंगे। लेट अस सपोज कि अगर मैं बात करूँ कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि 1 डायमेंशन में गामा स्पेस पूछा है, मान लो किसी 1 डायमेंशन में आपको गामा स्पेस पूछा है, ठीक है, गामा स्पेस पूछा है आपको 1 डायमेंशन में, जिसमें से कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके दिए हैं 10 पार्टिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, गामा स्पेस निकालने के लिए आप क्या करोगे, पार्टिकल मतलब n मल्टीप्लाई बाई म्यू स्पेस, यही तो करोगे। ठीक है, अब ये क्या है आपका 2f अभी आपको मैंने निकालना सिखाया किस तरीके से निकलता है। ठीक है, अभी गामा स्पेस के बारे में बात कर जा रही है ना। ठीक, यहाँ पे गामा स्पेस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 1D का म्यू स्पेस क्या हो जाएगा, अभी आपको मैंने निकालना सिखाया है 2, ठीक, दैट इज 20। डायरेक्ट आप कर सकते हो, इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं जब आप गेट का प्रीवियस ईयर सॉल्व करने जाओगे आपको इस तरह के क्वेश्चंस वहां पे आसानी से मिलेंगे। इसलिए इस चीज पे फोकस करो, ये तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टैट मैथ का। ठीक है, अब ये तो पूरा हुआ ओवर। राइट नाउ अब आओ तुम एग्जाम्पल पे, क्योंकि अब जितना भी तुमको लैंग्वेज सीखना था, जानना था, पहचानना था, वो अपने तरफ से तुमको मैंने पूरा बता दिया। जितनी भी लैंग्वेज तुमको समझानी थी आगे पढ़ने के लिए वो आपको मैंने बता दी। अब राइट नाउ स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या होता है, क्यों होता है, किस तरीके से होता है, इसके लिए बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, टिल देन बाय बाय।